हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार दरोगा की साइंस की क्लास नंबर 7 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 क्लास करा दी हैं, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। इसके लिए हमने स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है। क्या ये बहुत सारे बच्चों को आपको क्लास नंबर से मिल नहीं पा रही थी, तो इसलिए हम प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लेलिस्ट पे आप जाके वहाँ से आपको हर एक क्लास को नंबर वाइज मिल जाएगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप पहला लेक्चर ही आज देख रहे हैं तो आपके लिए बता दे रहे हैं, तो बिहार दरोगा के लिए साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा रिपीट करते हैं उसकी सीरीज लेके आए हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये सीरीज चलने वाली है। अप्रोक्सीमेट आपके 5 से 600 नॉर्मल क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, और उसके साथ जो एक्स्ट्रा डेटा दे रहे हैं उसके साथ ही आपको लगभग 1000 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा डेटा मिल जाएगा। लगभग आपके 1500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इससे ज़्यादा ही कवर होंगे। तो इस वीडियो को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। कोशिश करना है कि आपका कोई भी डेटा जो भी 1 लाइन क्वेश्चन बता रहे हैं एक भी ना छूटे, हर पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, प्लेलिस्ट की लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं डायरेक्ट टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट जाके टेलीग्राम पे भी वहाँ ड्रीम जॉब अड्डा सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है शक्ति की इकाई क्या है। शक्ति की इकाई क्या होती है, ये आपका फिजिक्स क्वेश्चन है। शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति जो है इकाई क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका वाट। ठीक है, वाट, शक्ति की इकाई आपकी वाट हो जाएगी। ठीक है, कूलाम किसकी इकाई होती, कूलाम जो होती है आवेश की इकाई होती है। आवेश की इकाई होती है कूलाम। ठीक है, आवेश की इकाई होती है आपकी कूलाम। देन जूल, देखो जूल काफी डाउटफुल है क्योंकि दो चीज की इकाई होती है। जूल जो होती है कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई होती है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा इन दोनों की इकाई होती है जूल। कार्य और ऊर्जा इन दोनों की इकाई होती है, कार्य ऊर्जा की इकाई होती है आपकी जूल। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर होती विद्युत धारा की, धारा की इकाई, या फिर इसको करंट कहते हैं। तो करंट की इकाई जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी एम्पियर। ठीक है, करंट की इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए कई बार आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। कुछ बच्चे होंगे सीधा ऐसा पढ़ेंगे, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर करता है, नहीं छोड़ देंगे, बहुत जल्दी में रहते हैं और बस छोटा सी मिस्टेक के कारण आप पूरा एक क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। ठीक है, तो ये आपका होगा वस्तु की प्रारंभिक वेग पर। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, देखिए कार्य होता है W बराबर होता है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। ठीक है, कार्य होता है W बराबर Fs cos थीटा। F क्या होता है आपका बल होता है, फोर्स होता है। S जो होगा आपका विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। और ये cos थीटा में जो एंगल होगा वो बल और विस्थापन के बीच में एंगल होगा। देखो तो लागू बल हो गया, सही है, बल और विस्थापन के बीच में एंगल है और विस्थापन। तो इसका जो आंसर किस पे निर्भर नहीं करेगा, वस्तु की प्रारंभिक वेग पर। नेक्स्ट, गति का पहला नियम किसके बीच संबंध को बताता है। गति का पहला नियम किसके बीच में संबंध को बताता है, तो गति का पहला नियम क्या कहता है। ठीक है, गति का पहला नियम, तीनों नियम को बता देंगे। तो गति का पहला नियम, फर्स्ट नियम, इसे फॉर्मूले याद करके रखिएगा, ज़्यादा इजी होगा क्योंकि कई बार इसका न्यूमेरिक बेस भी क्वेश्चन दे देता, बहुत छोटा सा ही देगा आपको। फॉर्मूला अगर याद है, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो पहला नियम होता है V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। यहाँ पास V क्या होता है आपका, V होता है अंतिम वेग। ठीक है, V होता है आपका अंतिम वेग, U होता है आपका प्रारंभिक वेग, U आपका प्रारंभिक वेग। A आपका क्या होगा, त्वरण हो जाता है, एक्सीलरेशन इसको बोलते हैं। A आपका होगा त्वरण, और T जो होगा आपका क्या हो जाएगा, T जो होता है आपका समय हो जाता है। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में गति का पहला नियम संबंध बता रहा है, स्थिति और समय, स्थिति और वेग, वेग और समय। ठीक है, तो ये आपका वेग और समय के बीच में बता रहा है, वेग
और समय के बीच में वेग हो जाएगा और समय के बीच में संबंध। गति का दूसरा नियम क्या बताएगा? गति का दूसरा नियम गति का दूसरा नियम किस किस के बीच के में संबंध को बताता है। ठीक है, तो गति का दूसरा नियम क्या होता है? यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस जो होगा यहाँ पास दूरी होगी, यस जो हो गया दूरी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूरी हो जाएगी। यू आपका वही होगा प्रारंभिक वेग, टी समय हो गया, ए होगा आपका त्वरण हो गया, टी आपका समय हो गया। तो ये किस किस के बीच में बता देगा? ये आपको बताता है स्थिति और वेग के बीच में संबंध। ठीक है, गति का दूसरा नियम बताता है स्थिति और वेग के बीच संबंध। स्थिति और यहाँ पर वेग नहीं समय है, वेग नहीं समय के बीच में, स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है, बीच संबंध। गति का दूसरा नियम किसके बीच में बता दिया? स्थिति और समय के बीच में संबंध बता दिया। एक नियम और है, उसको भी लिखिए, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम ये क्या होता है? ये होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। तो ये आपको गति का जो तीसरा नियम जो है वो किसके बीच में संबंध बताएगा? ये स्थिति और वेग के बीच में बताएगा। किसके बीच में? स्थिति और वेग के बीच में संबंध, स्थिति और वेग के बीच संबंध बताता है, बीच संबंध बताएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब कार एक मोड़ लेती है, यानी कि मुड़ती है जब भी कभी, तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का, जब भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मोड़ होगा और गाड़ी थोड़ा स्पीड में, बिल्कुल स्लो नहीं होगी, स्पीड पे होगी, तो आप एक साइड की तरफ झुक जाएंगे। तो ये कौन सा बल होता है? तो ये आपका होता है अपकेंद्री बल होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पे लागू होता है? तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम होता है वो क्या कहते हैं? F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, F जो होता है बल होता है किनके बीच में? दो पिंडों के बीच, m1 m2 दो पिंड है, r उनके बीच की डिस्टेंस होती है, और G जो होता है नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G होता है। ठीक है, नियतांक, इसकी वैल्यू पूछ लेता है एग्जाम में कई बार। तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर इसकी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है इस वैल्यू को। तो ये जो इसका आंसर होगा वस्तुओं के किसी भी युग में, यानी कि वस्तुओं के कोई भी युग में है, सारी चीजों में ये आपका गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक पानी के गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह से भर देते हैं, यदि एक पानी के गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह से भर देते हैं और बर्फ पूरी तरह से गल जाता है, तो क्या होगा? ठीक है, तो एक चीज समझ के रखिए, जब भी ये क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि कहीं पानी भरा हुआ है किसी गिलास में, उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं जब भी ये टुकड़ा पिघलेगा, यानी कि पूरा पिघल जाएगा, तो उसके आयतन में क्या फर्क पड़ेगा? तो उसके आयतन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो उसके आयतन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि भाई जब बर्फ का टुकड़ा को डाला जाता है उस पानी में, तो वो बर्फ का टुकड़ा ऑलरेडी वो स्थान घेर लेता है जो पिघलने के बाद होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, पूर्व जैसा था वैसा ही जल का स्तर रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या तरंग की विशेषताएं नहीं है? एक तरंग की क्या विशेषताएं नहीं है? तरंग दैर्ध्य हो गया, आयाम, आवृत्ति और माध्यम। तो माध्यम जो होता है किसी तरंग की विशेषता नहीं होती, माध्यम जो होता है वो किसी तरंग की विशेषता नहीं होती। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर नहीं, चलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ तरंग दैर्ध्य क्या होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के बारे में, मान लीजिए ये आपकी कोई तरंग है। ठीक है, तरंग है, साइन वेव से ही समझेंगे तो ज़्यादा इजीली आप समझ जाएंगे। ये आपकी एक साइन वेव जा रही है। ठीक है, ये एक साइन वेव है दोनों साइड में। ठीक है, यहाँ बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा अपने। ठीक है, ये तरंग है। ठीक है, अब यहाँ पर तरंग दैर्ध्य को चीज़ों को समझिएगा। तरंग के लिए यहाँ इस पॉइंट से लेके ऊपर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो होगा ये एक तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये अपने इसको लैम्डा से, या फिर आप देखिए दूसरी तरह से देखना चाहते हैं
तो ये आप यहाँ से लेके, देखिए एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा समझ, ठीक है। या फिर देखिए यहाँ इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक की जो दूरी होगी वो आपकी लैम्डा होगी। इसका मतलब समझ रहे हैं ना। यदि मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ कि तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को रिपीट करती है, तरंग जैसे यहाँ से निकली और फिर यहाँ पास अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दी इसके आगे, तो तरंग जो होगी जिस दूरी के बाद अपने आप को रिपीट करती है वो उसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, इंग्लिश में अगर समझेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे। ये इसको तरंग दैर्ध्य को वेवलेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लिखना चाहे तो चल लिख के बता दे रहा हूँ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए कोई भी कोई भी तरंग है, ठीक है। तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को रिपीट करती है, ठीक है। रिपीट करती है तो उस दूरी को उस तरंग की, यानी कि जो तरंग है, तरंग कई प्रकार की, अभी ये तो साइन वेव है, आपका रेक्टेंगुलर तरंग भी हो जाती है, ठीक है। तो उस तरंग की तरंग दैर्ध्य कहते हैं, कि तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और ये होता क्या, लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर v/f होता है। इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, कई बार एक छोटी सी चीज आ जाती है एग्जाम में और आप लोग को नहीं पता होता। f जो होती है आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि आवृत्ति होगी, और v जो होगा वेग होगा। आयाम आप लोग समझते होंगे। आयाम, एक काम करते हैं, थोड़ा पेज ऐड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ओके, आयाम के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इंग्लिश में, ठीक है। आयाम क्या होता है, जैसे ये आपको साइन वेव हो गई, ठीक है, साइन वेव हो गई ये। आयाम क्या होगा कि ये वाली दूरी जो होगी यहाँ, यानी कि इनिशियल स्थिति से जो ऊपर तक की दूरी जो होगी उसको आयाम कहते हैं, यानी कि मैक्सिमम जिस पॉइंट तक ये टच करेंगे ये इसका आयाम कहलाता है, ठीक है। ये इसको आयाम कहते हैं, समझ गए। अगर यहाँ से लेंगे तो इसका आयाम ये हो जाएगा, इस पॉइंट से आयाम यहाँ तक हो जाएगा, तो ये इनका आयाम हो जाता है, ठीक है। आवृत्ति के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। आवृत्ति के बारे में कई बार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और आप लोगों को पता नहीं होता कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, एक सेकंड में जितने दोलन ले रहा होगा ये जो हमारी वेव है, तरंग जो है, एक सेकंड में जितने भी दोलन ले रहा होगा उसकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं, यानी कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति f बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी f बराबर तो 1/t होता है, इसको भी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस दर्पण की फोकस लंबाई +20 होती है, +20 होती है, ठीक है, +20 होती है। तो फोकस लंबाई के बारे में देख लीजिए। फोकस लंबाई जो होगी आपकी अलग अलग दर्पण की अलग अलग होती है। जैसे समतल दर्पण की 0 होती है। यही फोकस लंबाई जो होगी अवतल दर्पण की निगेटिव में जाएगी, अवतल दर्पण की आपकी निगेटिव में होगी, ठीक है। वहीं उत्तल दर्पण की ये होती पॉजिटिव। तो यहाँ पास देखिए +20 दिया है, यानी कि उत्तल दर्पण हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक यानी कि ऐसा मटेरियल जिसमें विद्युत धारा बहुत ही आसानी से फ्लो हो रही है, यानी कि उस मटेरियल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनफाइनाइट होंगे, बहुत ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो मटेरियल आपका विद्युत का सुचालक हो जाएगा, ठीक है। इसमें विद्युत का सर्वाधिक सुचालक कौन सा मटेरियल है, विद्युत का सर्वाधिक सुचालक
सर्वाधिक सुचालक मटेरियल कौन सा है? चांदी है, याद रखिएगा, चांदी। ठीक है। और सेकंड नंबर पे विद्युत का सुचालक आपका हो जाता है तांबा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा। ठीक है। विद्युत का कुचालक कौन? जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी होगा, ये सब विद्युत के कुचालक होंगे। ठीक है। विद्युत के कुचालक मटेरियल जो होगा का कुचालक लिख सकते हैं, के कुचालक। तो इनमें क्या आ जाएगा? लकड़ी आ जाएगी, सूखी लकड़ी। ठीक है। रबर आ जाएगी, प्लास्टिक आ जाएगी, जिन पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है। एमआरआई का संक्षिप्त रूप क्या है? एमआरआई का संक्षिप्त रूप आपका हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो देखिए, बर्फ का पानी में परिवर्तन, ये एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ जो होगा अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो गया। पहले लिक्विड टाइप में था, फिर जो बर्फ होगा वो एक अलग से उसका स्ट्रक्चर होगा। पहले उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था जब पानी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। मानव का श्वसन, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। मानव का पाचन भी रासायनिक, और दूध से दही, ये तीनों जो हैं रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन। ये तीनों बाकी रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, डाल्टन का नियम इस सिद्धांत पर आधारित है। डाल्टन का जो नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है। तो ये होगा आपका रासायनिक संयोजन पे आधारित। न्यूटन के गति का डाल्टन का नियम है वो आपका रासायनिक संयोजन पे आधारित है। तो डाल्टन के नियम को जो, ठीक है, डाल्टन का नियम जो होता है, डाल्टन का नियम, इसको कई बार कहते हैं, देखिए कई बार कहते हैं, तो डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम भी कहते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम भी कहते हैं इसको। इस नियम को डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब ये नियम कहता क्या है, इस नियम के बारे में लिखिए, नियम कहता क्या है। ठीक है। डाल्टन का नियम जो है वो आपका एक्चुअल में कहता क्या है? ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गैर प्रतिक्रिया करने वाली गैस है, जो गैसें प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, लिख के ही बता दे रहे हैं कि गैर प्रतिक्रिया करने वाली गैसें, गैर प्रतिक्रिया करने वाली गैसें या फिर गैसों का मिश्रण होगा। ठीक है। गैसें का मिश्रण नहीं, गैसों का जो मिश्रण होगा, यानी इनको जब मिक्स करते हैं, ठीक है, इनका जो मिश्रण होगा, गैर प्रतिक्रिया करने वाले गैसों के मिश्रण में लगाया गया कुल दाब व्यक्तिगत, यानी कि उनके सिंगल जो गैसें होंगी, व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, दाब के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका डाल्टन का नियम है। ठीक है। गति का संरक्षण का नियम, देखिए गति का संरक्षण का नियम, कई बार इसको न्यूटन के सेकंड नियम को, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि गति का संरक्षण नियम किस नियम को कहते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम दे देगा, द्वितीय देगा, तृतीय। तो गति का संरक्षण का नियम जो होगा ये न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को कहते हैं। ठीक है। गति के संरक्षण का नियम जो होगा इसको न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं। एक मिनट इधर लिख लेता हूं, न्यूटन के गति के दूसरे नियम को कहते हैं। ठीक है। दूसरे नियम को कहते हैं, ठीक है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम को।
न्यूटन के गति का दूसरा नियम पता है ना कि किसी भी निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर उस निकाय में लागू बल के समानुपाती होता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम आप लिख लीजिए अपने कॉपी में अगर लिख रहे हैं कि किसी निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर उस निकाय पर लागू बल के समानुपाती होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम आपको पता ही होगा कि क्रिया बल जो होगा एक्शन रिएक्शन फोर्स के बराबर, यानी कि प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत रिएक्शन बल होगा, ठीक है, विपरीत बल होगा। ये न्यूटन के गति का तीसरा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी लिख लीजिए कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, यदि वह गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर है? तांबा यानी कि इसको कापर बोलते हैं, Cu बोलते हैं, कार्बन को C बोलते हैं, क्लोरीन को Cl बोलते हैं और कैल्शियम को Ca बोलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच स्केल आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप 7 से स्टार्ट होता है, हमेशा 7 से, इधर 8, 9 और यहाँ 14 तक जाता है, ठीक है। 7 के राइट साइड जो होता है वो क्षारीय होता है, जितना दूर जाएगा वो क्षारीय विलयन होता जाएगा, और इसके लेफ्ट साइड में जो होगा 5 यहाँ तक 0 तक जाएगा, ठीक है। इसके इस साइड जो होगा वो अम्लीय होता है, जितना उस साइड जाएगा 0 साइड जाएगा वो अम्लीय होता है। बीच का जो 7 पॉइंट होता है इस पॉइंट को उदासीन पॉइंट बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। तो 7 जो होगा वो उसका उदासीन है, 0 मत कर दीजिएगा, ठीक है, 7 इसका उदासीन हो जाए। एक आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग 1 के तत्वों को क्या है? वर्ग 1 के तत्वों को बोलते हैं क्षारीय धातुएं, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। क्षारीय मृदा धातुएं वर्ग 2 के तत्वों को बोलते हैं, वर्ग 2 के। हैलोजन जो होता है वर्ग 17, ये वर्ग 17 के तत्वों को बोलते हैं हैलोजन। आदर्श गैस यानी कि इनर्ट गैस जो होती हैं इसको बोलते हैं वर्ग 18, वर्ग 18, ठीक है। आदर्श गैस को 0 ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है, 0 ग्रुप, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एंजाइम मूलतः होते, एंजाइम जो होते हैं मूलतः आपके प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम जो होते हैं मूलतः प्रोटीन। और विटामिन के बारे में 1-2 पॉइंट लिख लीजिए कि बहुत ज्यादा रिपीट होता है कि वसा में घुलनशील विटामिन, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन, विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो कीड़ा से आप याद रख सकते हैं, कीड़ा, दिमाग में ऐसा कीड़ा रखिए। इंग्लिश को इसको आप KEDA से याद रखिए, KEDA से। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो होगा ये आपके वसा में घुलनशील है। और जो पानी में घुलनशील जो विटामिन हो जाएंगे वो विटामिन आपका बी और सी हो जाएगा, विटामिन बी, सी। गुणसूत्र संबंधित है, ये आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित है। निम्न में से छोड़े गए श्वास में डैश डैश शामिल होता है। जो आप गैस छोड़ते हैं मुंह से, गैस के श्वास छोड़ते हैं उसमें क्या शामिल होता है? उसमें आपका नाइट्रोजन शामिल होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद, देखिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कैसे होती है इसके बारे में लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। देखिए जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, 6CO2 प्लस वाटर के 12, ठीक है, H2O, ये प्रकाश के संबंधित, ठीक है, प्रकाश से, तो ये क्या बनाता है? ये C6H12O6 बनाएगा प्लस ऑक्सीजन O2, 6O2 बनाएगा। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ, ठीक है, तो ये बनाएगा 6O2 बनाएगा प्लस आपका 6 वाटर बना देगा, H2O बनाएगा। इसको बोलते हैं ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हो जाए। ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। और ये आपका जल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है और जल बना रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद? गुर्दा में बिल्कुल नहीं मौजूद, यकृत में नहीं मौजूद होती, अग्नाशय में, ये आपकी त्वचा में होती है। तो पसीना जहां से आपका त्वचा से ही निकलता है, तो इस त्वचा में ही ये वाली ग्रंथियां मौजूद होती है। तो आज की वीडियो बस कंप्लीट हुई। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।